हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फिगर वाले या चार्ट वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के लिए, और हर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों ही सेक्शन को एक साथ ले लिया है। कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे लगा तो मैंने ले लिया है। आपको उसको अच्छे से समझना है, रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है इंडिया के अंदर, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आपका वेस्टर्न घाट्स एक हो गया, आपका वेस्टर्न घाट्स। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जब भी बात की जाए तो हमारे दिमाग में एक वेस्टर्न घाट्स आ जाना चाहिए। दूसरा सुंदरबन का जो नेशनल पार्क है ये आ जाना चाहिए। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, जो मानास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, मानास का जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आ जाना चाहिए। ये 3 चीज़ें तो पहले से आना चाहिए। फिर थोड़ा सा और भी थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको, अरे भाई और क्या हो सकता है। तो भाई नंदा देवी आ सकता है। भाई क्या आ सकता है, नंदा देवी आ सकता है। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ नेशनल पार्क हमको ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद क्यूलाडियो नेशनल पार्क हम लोग ले सकते हैं। इसके साथ हम लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो टोटल 6 नाम आपको याद रखना है नेशनल पार्क। जब भी नेशनल पार्क की बात की जाएगी तो उसमें एक हो गया वेस्टर्न घाट्स हो गया, है ना। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नेशनल पार्क, मैं यहाँ पे बोलना है हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जब भी बात की जाएगी तो 6 नाम आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट याद रखना है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, फिर आपको क्या याद रखना है, सुंदरबंस याद रखना है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ खुद जबान पे आपको उसको दोहराना है। ठीक है, सुंदरबन, फिर काजीरंगा, क्या काजीरंगा, फिर उसके बाद आपको याद रखना नंदा देवी, और कौन सा याद रखना, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये याद रखना है वेस्टर्न घाट के साथ साथ। ठीक है, पूरे नाम हमने बता दिया, ये आपको अच्छे से दोहरा लेने का है। फिर ये क्या है, सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, इंडिया के अंदर। फिर आगे बात करते, कुछ पॉइंट्स और भी याद रखते हैं। हिस्टोरियन देखते हैं, और जो हिस्टोरियन ने किताबें लिखी थी, कई हिस्टोरियन ने अपनी अपनी किताबें लिखी थी, बहुत प्यारी प्यारी किताबें। तो देख लेते कुछ किताबें जो इंपॉर्टेंट्स है। सबसे पहले जेम्स मिल की अगर बात कर ले तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था। क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगर पूछा जाए भाई किसने लिखा था, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था जेम्स मिल ने। किसने लिखा था, जेम्स मिल ने लिखा था भाई मेरे। फिर जेम्स ग्रांट ने क्या लिखा था, एक जेम्स मिल है और दूसरा कौन है, जेम्स ग्रांट। ग्रांट दे रहा है, जेम्स ग्रांट कौन है, हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र लिखना, हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा। किसने लिखा, हिस्ट्री ऑफ मराठास की जब भी बात की जाएगी तो जेम्स ग्रांट ने लिखा। किसने लिखा, जेम्स ग्रांट। कंफ्यूज मत होना कभी, किसने लिखा, जेम्स ग्रांट ने लिखा बच्चों। फिर अगला जो है माउंट स्टुअर्ट ने क्या लिखा, माउंट स्टुअर्ट ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दिया। क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा, माउंट स्टुअर्ट ने लिखा। मेरे ख्याल से सबको याद रहेगा। अगला जो है एस डंगे। तो डंगे ने क्या लिखा भाई, डंगे ने क्या लिखा, प्रीमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, स्लेवरी के बारे में लिखा। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, प्रीमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये किसने लिखा, डंगे जी ने लिखा। फिर अगला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या लिखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हु वर द शूद्रास, शूद्रा कौन थे, ये किसने लिखा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, है ना, उन्होंने क्या लिखा, हु वर शूद्रास। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिखा है। क्या लिखा है, कंपोनेंट विच मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने वाले क्या कंपोनेंट्स है ना, क्या चीजें ऐसी हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखो, सबसे पहले राइट टू वोट, हमको वोट करने का हक मिला इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। पहला पॉइंट क्या है, बोलो फटाफट अपनी जबान से बोलो, राइट टू वोट। दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा क्या है, रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जजमेंट सिस्टम जो है ना, सबको अपना हक मिलना चाहिए, सबके अच्छा जजमेंट मिलना चाहिए, है ना, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो रोल ऑफ जुडिशरी ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, उसके बाद एक चीज और पॉइंट दिया है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। फिर उसके बाद क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबको इन्फॉर्मेशन का हक है। भाई क्या क्या देश में चल रहा है ना, देश में क्या क्या चल रहा है, पुल कैसे बन रहा है, ब्रिज कैसे बन रही है ना, सड़क कैसे बन रहा है, कितना पैसा लग रहा है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमको होना चाहिए। एजुकेशन में कितने पैसे लग रहे हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी हक सबको मिला है। किसके तहत, ये मिला है आपको डेमोक्रेसी के तहत। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन सीट्स, है ना। अगला क्या है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। ये भी खास बात है, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिया गया बल्कि शेड्यूल कास्ट के लिए दिया है, बैकवर्ड क्लास के लिए दिया गया है। ये सारे फैसिलिटीज किसके हैं, डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी में दिया गया है।
ये फ्यूचर्स बोल सकते हैं हम उसके। क्या फ्यूचर्स है? नेशनल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या नेशनल पार्टीज है आपको पता ही होगा, है ना, सबके झंडे देख रहे होंगे आप, है ना, शिवसेना का मालूम है आपको। फिर उसके बाद क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, ये सब तो आपको याद ही होगा ना। एमएनएस नहीं दिया है, महाराष्ट्र निर्माण सेना, शिवसेना फिर उसके बाद और भी एक दो नाम बता देता हूँ। अकाली दल, अकाली दल कहाँ की है? पंजाब की। तृणमूल कांग्रेस कहाँ की है? ये बंगाल की है। फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनसीपी। क्या बोलते हैं? एनसीपी, घड़ी वाली पार्टी, टिक टिक घड़ी वाली पार्टी, याद आया? शरद पवार जिसके हेड है। नेशनल कांग्रेस पार्टी। फिर उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कौन है? ममता बनर्जी उसकी हेड है। कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। बहुजन समाज पार्टी जो है उसके हेड कौन है इस वक्त? मायावती जी हैं। तो ये सब पार्टी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कभी ग्राफ में, कभी इमेज में, कैसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन आपको कैसे याद रखना है? देखो इतना बड़ा आंसर है, बाद में शॉर्ट में बताता हूं मैं कैसे याद रखना है, तुम्हें शॉर्ट में याद रखो। क्या है? पहला बात कि प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है भाई? इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। कौन करता है भाई? इलेक्शन कमीशन। सबका वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? इलेक्शन कमीशन। पहला पॉइंट हो गया, प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, है ना, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करने का काम। फिर दूसरी बात, डिसाइड इलेक्शन टाइम टेबल। इलेक्शन का टाइम टेबल डिसाइड करता है। डिसाइड इंटायर प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। इलेक्शन कैसे कराना, कैसे नहीं कराना है, उसका टाइम टेबल और उसका प्रोसेस। इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्शन का टाइम टेबल कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। सेकंड पॉइंट क्या हो गया भाई? सेकंड पॉइंट हो गया इलेक्शन का टाइम टेबल और इलेक्शन का प्रोसेस कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया? पहला पॉइंट बताया हमने वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने का काम पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट, है ना, एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है? जांच करना, परखना, चेक करना। कौन चेक करता है? कौन जांचता है? एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जो एमएलए हैं, एमपी है, जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनकी जो फॉर्म है उनका जांच कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या करता है? चेक कैंडिडेट, कैंडिडेट को चेक करना, उनके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करने का काम कौन करता है? वो काम करती है इलेक्शन कमीशन। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हो, फेयर और फ्री इलेक्शन का काम कौन करता है? उसको कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करती है। क्या कराती है? फेयर और कौन सा इलेक्शन? फ्री इलेक्शन का कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन करती है। फिर अगला पॉइंट, पांचवा, ड्यू रिकॉग्नाइजेशन। देखो, डी रिकॉग्नाइज करना और रिकॉग्नाइज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना या डी रिकॉग्नाइज, जो ज्यादा शरणपत्ति करता है इसको क्या करती है? डी रिकॉग्नाइज कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज को। और नए पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। ये कौन सा पॉइंट हो गया? पांचवा। छठा पॉइंट, रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड या कोई और सिंबल से लेकर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे शिवसेना के अंदर, है ना, दो ग्रुप ने दो धड़े में चेंज हो गए। अभी जो सीएम हमारे एकनाथ शिंदे जी, वो और हाँ उसके बाद उद्धव साहब ठाकरे जी, उन दोनों के बीच में आपस में जो चल रहा था, तो शिवसेना का अभी सिंबल किसको मिल गया? किस ग्रुप को मिला? एकनाथ शिंदे जी को ग्रुप को मिला। तो ये पार्टी वगैरह का जो प्रॉब्लम्स है, ये कहाँ हुआ, किधर से शुरू हुआ, ये सब का फैसला कौन कर रहा था उस वक्त? पहले, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, पर पहले कौन किया? पहले इसके ऊपर डिसीजन कौन लिया? इलेक्शन कमीशन। यानी किसी भी तरह का डिस्प्यूट वगैरह जो होता है और कंप्लेंट्स होता है, उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स वगैरह उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देख लेते हैं। ये आपका अगला पॉइंट हो गया, यहां पे समझ लीजिए आप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फोक थिएटर। फोक थिएटर याद रखिए, इसमें ललित हो गया, ललित का नाम याद रख लो। फिर उसके बाद भरूड हो गया, भजन हो गया। बो से दो नाम है, भरूड है और भजन है, भरूड और भजन। क्या है भाई? फोक थिएटर। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। क्या क्या है? ललित, भरूड, भजन, ललित, भरूड, भजन। फिर अगला पौड़ा, पौड़ा तमाशा कीर्तन, पौड़ा तमाशा करे कीर्तन करे। कौन? पौड़ा तमाशा करे कीर्तन करे, ऐसे याद रख लो, है ना। ये क्या? फोक डांस महाराष्ट्र में। फटाफट बोलो, पौड़ा तमाशा करे कीर्तन करे, है ना। और ललित भजन करे, ललित क्या करे? भजन करे भरूड के अंदर, ललित भजन करे भरूड के अंदर, ऐसा याद रख लो। फिर
दसवातर थिएटर है, दसवातर थिएटर। अगला क्या दिया, दसवातर थिएटर एक नाम, ये भी याद रखो, ठीक है। तो याद रखो फटाफट, इसी तरह याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सी पार्टी है ना, पार्टी के बारे में क्या दिया, हाँ नहीं पार्टी के बारे में नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है 15 सितंबर 1959 को दिल्ली दूरदर्शन वाज स्टार्टेड। दिल्ली में दूरदर्शन जो चैनल था वो स्टार्ट कब हुआ, 15 सितंबर 1959 को। कब, 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन स्टार्ट हुआ। और 1972 2 अक्टूबर को मुंबई दूरदर्शन वाज स्टार्टेड, मुंबई में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ। दिल्ली में कब हुआ, 1959 में। और 1972 में कब हुआ, ये मुंबई में हुआ, 2 अक्टूबर को हुआ। ये 15 सितंबर को हुआ। 15 अगस्त को एक चीज और स्टार्ट हुआ 1982 में, 10 साल बाद दिख रहा है 1982 में। कहां पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टेलीविजन। तो कलर वाला टेलीविजन पहली बार इंडिया में कब आया, 1982 में आया। उससे पहले क्या था, सब ब्लैक एंड व्हाइट था, ठीक है। आपने नहीं देखा, हमने तो देखा भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। कब, 1982 में कलर टीवी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 1991 में प्राइवेट चैनल वर ग्रांटेड राइट टू टेलीकास्ट। तो प्राइवेट चैनल आ गए 1991 में। पहले क्या आता था, सिर्फ दूरदर्शन आता था जिसमें हम लोग चंद्रकांता देखते थे, महाभारत देखते थे। अभी 1991 में बहुत से चैनल आ गए, सब टीवी, सोनी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, ठीक है। तो सारी चैनलें आ गए। तो ये सारे आपको याद करना है ना। 15 सबसे पहले 1951 में क्या हुआ, 59 में क्या हुआ, दिल्ली में दूरदर्शन का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर स्टेब्लिश हुआ। सेकंड में क्या, 1972 में 2 अक्टूबर को क्या हुआ, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 याद रख सकते हो। मुंबई में हुआ दूरदर्शन स्टार्ट। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1982 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कलर टीवी का इंट्रोडक्शन हुआ। 1991 में क्या हुआ, प्राइवेट चैनल टेलीकास्ट हुए। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बात याद रखना है। इसमें देखो तुस्के बाबरी, ये किताब का नाम है ना, ये बुक है। इस बुक को किसने लिखा, बाबर ने लिखा, एम्पायर बाबर ने इस बुक को लिखा। उसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था बैटल फाउट बाय बाबर। बाबर ने जो भी बैटल लड़ा उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, बुक का नाम, किसने लिखा वो, फिर उसके ऊपर किस बारे में वो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ और भी देख लेते, इसके अंदर घुमा देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, है ना, थोड़ा सा और देख लेते। देखो तारीख फिरोज जो है, ये किसने लिखा है, जियाउद्दीन बारानी ने लिखा। किसने लिखा, जियाउद्दीन बारानी ने लिखा। पर्पस ऑफ क्या लिखा है, पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इस बुक का मकसद था। कौन सी बुक है, तारीख फिरोज है। किसने लिखा, जियाउद्दीन बारानी ने लिखा, ठीक है। बाकी चीजें भी आप देख सकते हो ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको घुमा के आप देख लेना, मुझे भारी पड़ा घुमाना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, इंपॉर्टेंस मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंस मूवमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर मूवमेंट है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट मूवमेंट है, फिर फार्मर्स मूवमेंट है, फिर उसके बाद विमेंस मूवमेंट है, वर्कर्स मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है। सब बताता हूं मैं फटाफट। कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। पहला क्या, कंज्यूमर याद रखो। कंज्यूमर यानी आप दुकानदार के पास जाओ, आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करने का कंज्यूमर हो गया। इन्वायरमेंट मूवमेंट यानी हवा पानी जो सही चल रही है, क्या दिल्ली में पॉल्यूशन है, मुंबई में पॉल्यूशन है, क्या है, उसके खिलाफ आंदोलन करना, वो हो गया इन्वायरमेंट मूवमेंट हो गया। फार्मर्स मूवमेंट क्या हो गया, फार्मर्स का क्या है, उनको सही मेहनताना मिल रहा है कि नहीं, किसानों का जो पैसे सही मिल रहे हैं कि नहीं, वो फार्मर्स मूवमेंट हो गया। ट्राइबल मूवमेंट हो गया, ट्राइबलों की जमीन के ऊपर कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं किया जा रहा है, तो ट्राइबल मूवमेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद वर्कर्स मूवमेंट, वर्कर्स के पैसे सही टाइम पे दिए नहीं जा रहे, क्या, वर्कर्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स को भी उनका राइट्स मिलना चाहिए। तो सारी चीजें आप समझ में आ गई होगा तकरीबन, तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट मूवमेंट। फिर ये आपका अगला, इसके बाद है क्या एक भी, हाँ इसके बाद भी है, ये अगला आपका आ गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र। वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में क्या क्या होंगे, ठीक है। पहले हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में देखे थे, अभी महाराष्ट्र में देख रहे। एलिफेंटा केव्स गए हो, जाओ एक बार, मजा आएगा। फिर अजंता केव में भी चले जाना, एलिफेंटा अजंता दोनों याद रखो। फिर उसके बाद वेरुल केव्स, ये भी याद रखो। 3 केव्स याद हो गए लाइन से, क्या क्या है, अजंता, एलोरा, फिर उसके बाद एलोरा नहीं दिया ना, अजंता, एलिफेंटा, 2 केव्स हो गए। 3 केव्स हो गए लगातार, एलिफेंटा हो गया, अजंता हो गया, वेरुल हो गया। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये हो गया। फिर वेस्टर्न घाट्स ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्या हो गया, पैरा ओलंपिक्स पहले नंबर पे आ गया, है ना। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक्स हो गया, ओलंपिक्स और विंबलडन हो गया, टेनिस के लिए जो खेला जाता है। फिर उसके बाद एशियन गेम्स हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, है ना, एशियन गेम्स हो गया।
ठीक है, ओलंपिक्स हो गया, ठीक है, ये सब याद रखिए आप दिमाग में, पैरालंपिक्स हो गया, ठीक है, फीफा भी आता है, फीफा भी लिख सकते हो आप। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, इंसाइक्लोपीडिया के टाइप बताना है, क्या बताना है, इंसाइक्लोपीडिया के टाइप। तो एक डिक्शनरी भी इंसाइक्लोपीडिया का एक टाइप हो गया, डिक्शनरी हो गया आपका। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, इंडेक्सेस हो गया, एक इंडेक्सेस हो गया, डिक्शनरी हो गया, बोलो फटाफट, इंडेक्सेस डिक्शनरी, इंडेक्सेस डिक्शनरी। फिर उसके बाद क्या है, विश्वकोश हो गया, है ना, हिंदी में आ गया विश्वकोश। फिर उसके बाद इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर हो गया, क्या हो गया, इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट वाला है आपका टाइप्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के टाइप्स, ये शायद एक बार पूछा था एग्जाम में। तो टूरिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो याद रखो। एक होता है एग्रो टूरिज्म, है ना, एग्रीकल्चर से जो जुड़ा होता है इसको एग्रो होता है। रिलीजियस टूरिज्म, ये भी याद रखिए आप, रिलीजन से जो जुड़ा होता है। जोग्राफिक टूरिज्म, जोग्राफिक हो गया, रिलीजियस हो गया, एग्रो हो गया। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल प्लेस में जाओ, लाल किला में रेड फोर्ट पे चले जाओ, आगरा के रेड फोर्ट पे चले जाओ, है ना, गोलकंडा के रेड फोर्ट पे चले जाओ, ये हिस्टोरिकल हो गया। रिलीजियस टूरिज्म यानी टेम्पल में चले जाओ, किसी टेम्पल में चले जाओ, वो क्या हो जाएगा आप, रिलीजियस हो जाएगा। जोग्राफिकल यानी कोई जोग्राफिकल पार्ट है जो फेमस पार्ट है वहां पे चले जाओ, ठीक है, किसी अपना झील वगैरह पे चले जाओ तो जोग्राफिकल हो गया। एग्रो टूरिज्म हो गया। कल्चरल हो गया टूरिज्म, कल्चरल यानी कोई ऐसा इलाका जो कल्चर के हिसाब से फेमस हो, वहां चले जाओ। टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, कोई टूरिज्म हम लोग स्पेशल इवेंट्स के ऊपर किया जा रहा है, वो हो गया। हेल्थ टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट टूरिज्म हो गया। और ये सब आपको याद रखना है, जो 7-8 नाम है, कल्चरल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, है ना, जोग्राफिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, हेल्थ हो गया, सारे आपको परफेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का फिनिश होता है, एंड होता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नए अपडेट के लिए मैं यही बोलूँगा कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अक्सर PDF वगैरह सेंड करते रहूँगा, जहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।